बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फदान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज मंगल 1 जुलाई है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल। 12 रोज़ की ईरान और इसराइल जंग के बाद जो ईरान की तहकीकात हैं या जो ऑपरेशन है, जो मोसाद के एजेंट से ईरान भरा हुआ है। हर दूसरा बंदा आपको मालूम है कि मोसाद का एजेंट निकल रहा है ईरान के अंदर। तो ईरान ने ऑपरेशन बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिया है। आए रोज़ गिरफ्तारियाँ और फांसियों का सिलसिला ईरान के अंदर जारी है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी आपके सामने रखूंगा। दो ममालिक का नाम ईरान की तहकीकात में मुख्तलिफ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के अंदर दो ममालिक का नाम बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है जिनकी इन्वॉल्वमेंट रही। इसराइल का जिन्होंने साथ दिया, इसराइल की जिन्होंने मदद की इन 12 रोज़ के दौरान, तो उनका नाम सामने आया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईरान की जानिब से जो गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं, तो उन गिरफ्तारियों में से 24 अफगानी बाशिंदे ईरान की जानिब से गिरफ्तार किए गए हैं। और ये इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में, यानी कि मोसाद की जानिब से इनको पे किया जा रहा था, इन अफगानी बाशिंदों को जिनको ईरान की जानिब से गिरफ्तार किया गया है। और ये गिरफ्तारियां तो 24 अमल में लाई गई हैं, लेकिन हज़ारों जो अफगान बाशिंदे हैं, जो अफगानी महाजरीन हैं, उनको ईरान की अथॉरिटीज़ ने अपने मुल्क से अब जाने का कह दिया है। और लाखों जो अफगान महाजरीन हैं वो अब उन्होंने अफ़गानिस्तान जाना स्टार्ट कर दिया है, लौटना स्टार्ट कर दिया है। ऑलरेडी इस 12 रोज़ की जंग के दौरान ही मैं आपको बता दूं कि अफ़गान बाशिंदे जो हैं, जो अफ़गान महाजरीन हैं, वो लाखों की तादाद में इन 12 रोज़ के दौरान अफ़गानिस्तान वो चले गए थे। लेकिन इन 12 रोज़ के बाद उनका प्लान तो ये था कि वो वापस लौट आएंगे, क्योंकि तालिबान के अंडर अफ़गानिस्तान में रहना भी, अल जज़ीरा की रिपोर्ट में देख रहा था, उसमें एक अफ़गान बाशिंदे की जानिब से कहा जा रहा था कि हम ना वहाँ रहना चाहते हैं और यहाँ पर रहने का माहौल नहीं है। 12 रोज़ की जंग के दौरान की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये जो इंटरव्यू मैंने देखा था अल जज़ीरा के ऊपर। तो अब सूरत हाल ये है कि जो लाखों अफ़गानिस्तान जा चुके हैं, अब उनको ईरान की जानिब से वापस नहीं आने दिया जा रहा, बल्कि जो ईरान के अंदर मौजूद हैं जो अफ़गानी महाजरीन, उनको भी ईरान या तो गिरफ्तार कर रहा है या उनसे तहकीकात की जा रही हैं या फिर उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, वापस अफ़गानिस्तान भेजा जा रहा है। अफ़गानिस्तान की हुकूमत की जानिब से भी एक स्टेटमेंट सामने आई है। एक स्टेटमेंट में ये कहा गया ईरान को मुखातिब करते हुए कि अफ़गान बाशिंदों के साथ जो है वो ईरान की जानिब से जिस तरह का सलूक किया जा रहा है, तो उससे बाज रहने का ईरान को कहा गया है। और मैं आपको बता दूं कि कोई ऑफिशियल स्टांस अफ़गानिस्तान का नहीं है कि अफ़गानिस्तान जो है वो इसराइल का साथ दे रहा था या इसराइल को रास्ता अफ़गानिस्तान की जानिब से प्रोवाइड किया गया, या फिर अफ़गानिस्तान से कोई लोग आए और ईरान के अंदर उन्होंने जासूसी की या तखरीबकारी की। इस तरह का सीन नहीं है, बल्कि जो अभी तक गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं वो स्पेसिफिकली अफ़गान महाजरीन ही थे, अफ़गान बाशिंदे थे जो कि ईरान के अंदर पनाह लिए हुए हैं, ईरान के अंदर मौजूद हैं। तो उनको हायर किया जाना, आपको मालूम है कि मोसाद की जानिब से या इसराइल की जानिब से उनको हायर किया जाना बहुत आसान है। एक तो पैसे की वजह से उनको हायर किया जाना आसान है। जिन हालात में वो इधर उधर पाकिस्तान, फिर ईरान, दीगर कंट्रीज़ के अंदर ये जो अफ़गान महाजरीन हैं ये जाकर रह रहे हैं, तो वहाँ पर इनको पैसे की भी ज़रूरत है। तो पैसा अगर इनको ऑफ़र किया जाए और ईरान के ख़िलाफ़ अगर पैसा ऑफ़र किया जाए, तो ये एक और मुसलमानों के अंदर जिस तरह के डिवीज़न है, तो इनको हायर किया जाना आसान है। तो इस वजह से मोसाद की जानिब से इनको हायर भी किया जा रहा था और ईरान की जानिब से इनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। लेकिन इस हायरिंग में या फिर इस इन्वॉल्वमेंट में जो तालिबान की गवर्नमेंट है उसका कोई रोल अभी तक सामने नहीं आया। जिस तरह से अज़रबैजान की गवर्नमेंट का रोल जो है उसके सबूत सामने आ रहे हैं। दूसरा मुल्क, दूसरा मुसलमान मुल्क जो कि तहकीकात के अंदर भी इंटरनेशनल मीडिया भरा पड़ा है कि अज़रबैजान ने ना सिर्फ इसराइल को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त दी, बल्कि अपना रास्ता भी प्रोवाइड किया तखरीबकारियाँ करने के लिए। जो ड्रोन्स वगैरह से हमला किया गया था ईरान के ऊपर 13 जून को, आपको मालूम है कि ईरान की टेरिटरी के अंदर भी इन्होंने ड्रोन्स के कुछ अड्डे बना रखे थे इसराइल ने, मोसाद ने। तो वो अड्डे किस तरह से बनाए गए, कहाँ से रास्ता मिला, किस तरह से कि इतनी बड़ी तखरीबकारी करने में इसराइल कामयाब हुआ, तो रिपोर्ट्स इस तरह की हैं कि अज़रबैजान वो मुल्क था जिसने इसराइल को रास्ता भी दिया और अपना एयर स्पेस भी दिया। और कुछ ड्रोन्स की ट्रैकिंग रिकॉर्ड हुई है तहकीकात के अंदर, तो ड्रोन्स भी
आज़रबैजान की टेरिटरी से उड़ते हुए ईरान के अंदर एंटर हुए। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने आज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव को टेलीफोन कॉल करके ये जो सारी इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट्स हैं या जिस तरह के सबूत ईरान के पास आए तो उनकी जानिब इशारा करते हुए तहकीकात करने का मुतालबा किया गया है कि आप तहकीकात करें, अपने तय तहकीकात करें आज़रबैजान, और ये पता लगाए कि इसराइल के ड्रोन्स को या फिर इसराइल के जो एजेंट्स हैं उनको आज़रबैजान की जानिब से रास्ता या मदद जो है क्या वो प्रोवाइड की गई है, जिस तरह के इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट्स हैं या जिस तरह के कुछ सबूत मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान को भी मिले हैं कि आज़रबैजान इन्वॉल्व था इस 12 रोज़ की जंग में। इसराइल की मदद आज़रबैजान की जानिब से की जा रही थी। इल्हाम अलीयव ने इस टेलीफोन कॉल के दौरान तो ये कहा, और मैं आपको बता दूं कि इस 12 रोज़ की जंग से पहले भी इनके टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई थी, तो आज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने ये मेक श्योर करवाया था कि हम अपनी सरजमीन ईरान के ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और इस कॉल के दौरान भी आज़रबैजान के सरबरा इल्हाम अलीयव ने मसूद पेज़ेश्कियान को ये कहा कि मैं 100% श्योर हूँ कि ईरान के ख़िलाफ़ आज़रबैजान की सरजमीन जो है वो इस्तेमाल नहीं हुई, और आज़रबैजान मज़ीद तहकीकात भी करेगा कि अगर आज़रबैजान की सरजमीन जो है वो इसराइल के लिए ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई है तो इसकी तहकीकात आज़रबैजान की जानिब से की जाएंगी। आज़रबैजान का आपको मालूम है कि आज़रबैजान एक तो नगोर्नो कराबाख की जंग को ले ले तो ईरान आर्मीनिया के साथ था, आज़रबैजान और तुर्किया थे, वहाँ इनके इख्तलाफात बहुत ज़्यादा बड़े थे आज़रबैजान और ईरान के, और इनके हिस्ट्री को अगर देखें तो इनके बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। ऑटोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर के दौर से इनके बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। इवन के ईरान के अंदर आज भी 2 सूबे आज़रबैजान के नाम से हैं, ईस्ट आज़रबैजान और वेस्ट आज़रबैजान जो हैं वो ईरान के सूबे हैं, और ईरान और आज़रबैजान को लेकर ये जो टेरिटोरियल क्लेम्स हैं ये भी सामने आते रहते हैं। इवन के कुछ नगमे ऐसे बना दिए थे आज़रबैजान ने और तुर्किया ने जिस पर ईरान को इतराज़ हुआ था। उन नगमों के अंदर इन टेरिटरीज का जिक्र था जो ईरान के अंदर ये जो सूबे हैं आज़रबैजान के, और यहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स भी चलती रहती हैं। तो इनके ताल्लुकात तो इस तरह के हैं ईरान और आज़रबैजान के कि आज़रबैजान पर शक किया जा सकता है, और जिस तरह के ताल्लुकात आज़रबैजान के इसराइल के साथ हैं वो भी ढके छुपे नहीं है कि इसराइल के किसी भी हमले की मजम्मत इसकी जानिब से नहीं की जाती, इसराइल की नस्ल कुशी की मजम्मत नहीं की जाती आज़रबैजान की जानिब से, बल्कि इसराइल को ये तेल वगैरह और मदद वगैरह इसराइल को आज़रबैजान की जानिब से प्रोवाइड किया जाता है। और अगर किसी और कंट्री की जानिब से भी प्रोवाइड किया जाए तो आज़रबैजान का रास्ता, तुर्किया का रास्ता इस्तेमाल किया जाता है। इवन के इस 12 रोज़ की जंग के दौरान मैं आपको बता दूं कि इसराइल के जो भी ऑफिशियल्स आ जा रहे थे इसराइल से बाहर या इसराइल के अंदर आ रहे थे तो वो भी आज़रबैजान की सरजमीन, आज़रबैजान के एयरपोर्ट्स ही इनकी जानिब से इस्तेमाल किए जा रहे थे। इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर भी ये आज़रबैजान से ही उड़ा था। इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर जब ये क्रैश कर गया था तो यहाँ पर आज़रबैजान पर शक करना, आज़रबैजान के ख़िलाफ़ इस तरह की रिपोर्ट सामने आना या आज़रबैजान की सरजमीन इस तरह की तकरीब कारियों के लिए इस्तेमाल होना, ये बात की जा सकती है। इसकी तहकीकात का मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त मसूद पेज़ेश्कियान की जानिब से किया गया है। अच्छा, एक और स्टोरी मैं आपको बता दूं, आज़रबैजान और रशिया भी आमने सामने आ चुके हैं, क्योंकि आज़रबैजान के 2 बाशिंदे थे जिनको रशिया की जानिब से गिरफ्तार किया गया। अच्छा, सन 2000-2001 का कोई मर्डर केस था जिसके इल्ज़ाम में 2 जो आज़रबैजान के बाशिंदे थे, 2 मुसलमान भाई थे, इनको गिरफ्तार किया गया रशिया की जानिब से। इसके अलावा 9 मजीद आज़री शहरियों को रशिया की जानिब से गिरफ्तार किया गया। लेकिन ये जो 2 भाई थे ये जो हैं ये इनकी मौत हो गई जेल के अंदर। रशिया की जानिब से कहा गया कि एक भाई को तो दिल का दौरा पड़ गया, दूसरे की मौत किस तरह से हुई वो रशिया की जानिब से नहीं बताया गया। तो इस मामले पर, ये जो मामला था, इस पर आज़रबैजान का बहुत ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। इवन कि आज़रबैजान की जानिब से छापे मारे जा रहे हैं, जो रशिया के टेलीविज़न चैनल्स हैं उन पर छापे मारे जा रहे हैं, रशिया के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और किस तरह से गिरफ्तार किया जा रहा है ये देख लें। 2 सहाफ़ी जिनको गिरफ्तार किया गया आज़रबैजान के अंदर, ये रशिया के जो चैनल्स हैं उनके ऊपर छापे मारे गए हैं आज़रबैजान की जानिब से, और आज़रबैजान ने रशिया के 2 सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया है। दोनों ममालिक ने, मॉस्को ने आज़रबैजान के सफ़ीर को
اور باکو نے رشیا کے سفیر کو طلب کیا ہے، بہت زیادہ احتجاج کیا گیا ہے اور ان کے درمیان بھی ٹینشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ اور آذربائیجان کا اعتراض یہ ہے کہ یہ ابھی تحقیقات بھی نہیں ہوئیں، عدالت میں بھی معاملہ نہیں گیا، اور رشیا کی جانب سے آذربائیجان یہ کہہ رہا ہے کہ آذری شہریوں کو قتل کیا گیا ہے۔ تو اس کا ریاکشن یہ سامنے آ رہا ہے آذربائیجان کی جانب سے کہ آذربائیجان رشیا کے چینلز تک پر آذربائیجان کی جانب سے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو یاد کروا دوں کہ جو رشیا اور آذربائیجان کے ٹینشنز ہیں، یہ گزشتہ مہینوں ایک طیارہ، آذربائیجان کا مسافر طیارہ، یہ کریش کر گیا تھا چیچنیا کے قریب، اور یہ چیچن فورسز کے ایئر ڈیفنس سسٹم کا میزائل لگنے کی وجہ سے مسافر طیارہ تباہ ہو گیا تھا، اور اس میں درجنوں مسافر طیارے کے اندر سوار تھے۔ تو اس پر بھی آذربائیجان کے صدر الہام علیف نے بہت زیادہ ریاکٹ کیا تھا۔ پہل تو رشیا نے یہ کہا تھا کہ کوئی حادثہ ہوگا، لیکن پھر ولادیمیر پوٹن نے اپولوجائز کیا تھا، معذرت کی تھی آذربائیجان کے صدر الہام علیف سے، لیکن اس کی تحقیقات کا مطالبہ کیا جا رہا تھا اور ذمہ داران کو سزا دینے کا مطالبہ کیا گیا تھا آذربائیجان کے صدر الہام علیف کی جانب سے، لیکن جو بھی چیچن اہلکار تھے ان کو ابھی تک جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو کوئی سزا وغیرہ رشیا کی جانب سے نہیں سنائی گئی، نہ ہی ان کا نام سامنے آیا ہے۔ تو یہ غصہ بھی تھا، اور اس کے اوپر سے یہ جو 2 آذری باشندے ہیں جن کو رشیا کی جیل کے اندر جن کی موت ہو گئی، تو یہ غصہ پھر ڈبل ہو گیا آذربائیجان کا ریاکشن۔ اس وجہ سے رشیا کے خلاف آذربائیجان کا ریاکشن سامنے آ رہا ہے، لیکن ایران کے خلاف اس طرح سے آذربائیجان نے ایران کے الزامات یا پھر انٹرنیشنل رپورٹس کے باوجود ایران کے خلاف اس طرح کی جو سخت زبان ہے وہ آذربائیجان کے صدر الہام علیف کی جانب سے استعمال نہیں کی گئی، بلکہ برادرلی نیبرنگ کنٹری کہا ہے الہام علیف نے مسعود پزشکیان کو اس ٹیلی فون کال کے درمیان۔ آپ کو معلوم ہے کہ دونوں شیعہ میجورٹی کنٹریز ہیں، ایران بھی اور آذربائیجان بھی، لیکن ہسٹری میں نے آپ کو بتا دی، ان کے جو جیو پالیٹکس ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ انہوں نے ایک دوسرے کے دشمنوں کا ساتھ دیا۔ جو بھی جنگیں ہوئیں، آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ میں بھی ایران آرمینیا کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آیا، اور ان کے ہسٹوریکلی بھی کافی سارے کلیشز ہیں، کچھ ٹیریٹوریل کلیمز بھی ہیں، جس کی وجہ سے، اور پھر اسرائیل کو لے کر ان کی پالیسی جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایران کی جانب سے آذربائیجان پر شک کیا جا رہا ہے کہ آذربائیجان نے اسرائیل کی مدد کی ان 12 روز کی جنگ کے دوران۔ تو تحقیقات کا مطالبہ آذربائیجان سے کیا گیا ہے، کیا آذربائیجان تحقیقات کرے گا، یا ایران کی جانب سے جو تحقیقات جاری ہیں اس میں کچھ مزید ثبوت آذربائیجان سے متعلق بھی سامنے آئیں گے، اور جو افغان باشندوں کو ایران کی جانب سے گرفتار کیا جا رہا ہے، افغان مہاجرین کے خلاف جس طرح کا آپریشن ہے، تو یہ افغان باشندوں تک یا پھر افغان مہاجرین تک ہی، میں نے آپ کو بتایا کہ معاملہ جو جاسوسی کا معاملہ ہے یہ افغان باشندوں تک محدود ہے۔ افغان گورنمنٹ جو طالبان کی گورنمنٹ ہے اس کی کسی انوالومنٹ کے کوئی ثبوت ایران کی تحقیقاتی ٹیموں کو یا پھر ایران کی گورنمنٹ کو نہیں ملے، لیکن گزشتہ روز جو سٹوری میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ شام جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ، یہ جو مہینہ سٹارٹ ہوا جولائی کا مہینہ، اس میں اسرائیل کے ساتھ شام تعلقات نارملائز کرنے چلا ہے، تو اس سٹوری کے ثبوت جو ہیں وہ اب اسرائیل سے بھی، امریکہ سے بھی اور ترکیہ اور سیریا سے بھی سامنے آنے لگے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سیریا پر سے سینکشنز ہٹانے کا اعلان تو اس کی جانب سے کیا گیا تھا، اب آفیشلی اس نے سیریا پر سے سینکشنز مکمل طور پر ہٹا دی ہیں۔ اسرائیل کے سینئر آفیشلز کی جانب سے عدالت کو بھی بتا دیا گیا اور اب میڈیا کو بھی بتا دیا گیا کہ اسی مہینے جولائی کے مہینے میں یہ جو ابراہم اکارڈ ہے، یہ جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرنے والا سلسلہ ہے، یہ شام کی جانب سے ابو محمد الجولانی کی جانب سے آگے بڑھایا جائے گا۔ نظر رکھیں گے، کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔